हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 10 में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन बर्ड्स? कि बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न कैसा है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पेडिग्री एनालिसिस। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. समाज में काफ़ी लंबे समय से ही यह धारणा रही है कि एबनॉर्मेलिटीज़ यानी डिसऑर्डर्स माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन द फैमिलीज। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि परिवार के कई लक्षण सदस्यों में पहुंच जाते हैं। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी के बाद कैरेक्टर्स मनुष्यों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी स्टडीज शुरू हुई। Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings, study of the family history about pedigree analysis inheritance of a particular trait provides an alternative. जैसा कि यह साबित हो चुका है कि जैसे हम मटर के पौधे या किसी अन्य जीव में क्रॉस करवाते हैं, वे हम कंट्रोल्ड तरीके से करवाते हैं। यानी हम अपनी मर्जी के लक्षण वाले मटर के पौधे को अपनी मर्जी के दूसरे लक्षण वाले पौधे के साथ क्रॉस करवा सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसा करवाना असंभव है। इसलिए इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए पेडिग्री एनालिसिस एक अच्छा ऑप्शन है। Such an analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis. इस तरह किसी परिवार में एक विशेष लक्षण की अलग अलग पीढ़ियों में व्याख्या करना, उन्हें एनालाइज करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in a family tree over generations. Pedigree analysis में हम एक विशेष लक्षण को फैमिली ट्री के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप देखिए, पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमें कुछ चिन्हों को याद रखना होता है। जैसे अगर हम स्क्वायर बनाएं तो वो होगा मेल, अगर हम सर्कल बना दें तो इससे हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम रोम्बिक शेप बनाएं तो इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर हम स्क्वायर, रोम्बस एंड सर्कल को फिल कर दें तो इसका मतलब है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर हम स्क्वायर एंड सर्कल को एक सिंगल लाइन के साथ जोड़ दें तो इसका मतलब है मेटिंग यानी मैरिज। अगर हम स्क्वायर एंड सर्कल को दो पैरेलल लाइंस के साथ जोड़ दें तो इसका मतलब है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स यानी नज़दीकी रिश्तेदारों में ही मैरिज। अगर हम स्क्वायर एंड सर्कल को एक लाइन के साथ जोड़ने के बाद उसे आगे एक्सटेंड करते हुए एक सर्कल एंड एक स्क्वायर बनाएं तो इसका मतलब है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, यानी ऊपर पेरेंट्स हैं एंड नीचे उनकी प्रोजनी है। अगर हम एक स्क्वायर एंड सर्कल को एक लाइन से जोड़कर नीचे एक स्क्वायर बना दें जो कि फिल्ड हो तो इसका मतलब है माता पिता एबनॉर्मल मेल चाइल्ड के साथ। अगर हम रोम्बिक शेप बनाकर उसके बीच 5 लिख दें तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, यानी 5
संतानें हुई हैं, लेकिन उनमें कोई भी अबनॉर्मेलिटी नहीं है। चलिए अब हम पेडिग्री एनालिसिस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइट। ऑटोसोमल का मतलब है जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज़ नहीं है, जो हमारे ऑटोसोम से रिलेटेड डिसीज़ है। यानी अगर ऑटोसोम में कोई एरर या कोई म्यूटेशन होगा तो बॉडी में ये एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। और डोमिनेंट का मतलब है अगर एक ऑटोसोम में ये एबनॉर्मेलिटी होगी तो ये ह्यूमन में एक्सप्रेस हो जाएगी, यानी ये डोमिनेंट है। अगर एक भी प्रेजेंट हुआ तो ये शो हो जाएगा। उदाहरण के लिए मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो अभी आप एग्जांपल देखिए कि अगर हम सर्कल एंड स्क्वायर को एक सिंगल लाइन के साथ जोड़ते हैं, सर्कल हमने फिल किया है रेड से, यानी फीमेल अफेक्टेड है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी से फीमेल अफेक्टेड है। अब उनके चिल्ड्रन प्रोड्यूस हुए, सर्कल फिल्ड स्क्वायर, स्क्वायर फिल्ड सर्कल, यानी उनके 4 चिल्ड्रन प्रोड्यूस हुए हैं। उनमें से 2, एक गर्ल एंड एक बॉय, बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं हुई। लेकिन उनमें से 2, एक मेल एंड एन फीमेल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक हैं, यानी उन दोनों को ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ हुई है। सो अगर अनअफेक्टेड मेल फीमेल के साथ मेटिंग करे, यानी उसकी आगे मैरिज हो एंड उसके चिल्ड्रन, वो सभी अनअफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन नहीं है, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसीज़ है। सो अगर जीन होता तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता। तो अनअफेक्टेड जन यानी कि हेल्दी पर्सन्स में आगे डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो अगर अफेक्टेड पर्सन के साथ मेटिंग हो तो चिल्ड्रन ज़रूर ही मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी वाले हो सकते हैं। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट का मतलब है कि अगर एक ऑटोसोम में प्रॉब्लम हुई क्योंकि दूसरा ऑटोसोम डोमिनेंट है तो ये छिप जाएगा, यानी रिसेसिव ट्राइट होगा, इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, यानी अगर सिकल सेल एनीमिया का ऑटोसोम प्रेजेंट है किसी ह्यूमन बीइंग के जीनोटाइप में तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हेल्दी वाला हीमोग्लोबिन का जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। सो इसलिए ये है ऑटोसोमल, ऑटोसोम से लिंक्ड है। एंड रिसेसिव ट्राइट का मतलब है कि जब तक ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। जब तक ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब तक वो ऑर्गेनिज्म एज अ कैरियर काम करेगा, यानी उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन चांसेस हैं कि वो अपनी संतानों में इस जीन को ट्रांसफ़र करेगा। सो चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे 2 अनअफेक्टेड पर्सन्स थे, स्क्वायर से हमने मेल को रिप्रेजेंट किया है एंड सर्कल से फीमेल को, उनकी आगे प्रोजनी हुई है। प्रोजनी में 2 चिल्ड्रन, एक मेल एंड एक फीमेल अफेक्टेड हैं, यानी उन्हें सिकल सेल एनीमिया है। 2 पर्सन्स, एक मेल एंड एक फीमेल, वो दोनों ही अनअफेक्टेड हैं, यानी उन्हें कोई डिसीज़ नहीं है। सो अगर अनअफेक्टेड पेरेंट की, अगर अनअफेक्टेड प्रोजनी की मेटिंग करवा दी जाए आगे, जैसे कि हमने यहाँ फीमेल को मेल के साथ मेट करवा दिया बाहर से, सो चिल्ड्रन प्रोड्यूस हुए, उनमें से एक मेल चाइल्ड को सिकल सेल एनीमिया हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें रिसेसिव कंडीशन में जीन प्रेजेंट था। कौन सा जीन प्रेजेंट था? सिकल सेल एनीमिया का डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट था। सो वो आगे प्रोजनी में एक्सप्रेस हो गया जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आया। अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स मेंडेलियन डिसऑर्डर अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सो इस केस में
जो डिसीज़ है यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है, क्योंकि वह छिपा हुआ था पेरेंट्स में। अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ट्रांसफ़र नहीं करते तो इसका मतलब है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट था। In human genetics, the pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or a disease. Human genetics में pedigree analysis काफ़ी अच्छा हथियार है जिसे हम किसी विशेष लक्षण, एबनॉर्मेलिटी या डिसीज़ की इनहेरिटेंस को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Some of the important standard symbols used in the pedigree analysis have been shown in the figure 5.13. पेडिग्री एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले चिन्हों को हमने फिगर 5.13 में देख लिया है। As you have studied in the chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया है कि किसी भी जीव में कोई भी लक्षण डीएनए द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डीएनए पर जीन होते हैं जो कि किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करते हैं और डीएनए क्रोमोसोम में होता है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वाहक है, यानी डीएनए ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन। इस तरह कोई भी लक्षण पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इसलिए ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता। However, changes or alterations do take place occasionally. लेकिन फिर भी डीएनए में कई बार बदलाव हो जाते हैं। Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation. इस तरह डीएनए में कोई बदलाव होना म्यूटेशन कहलाता है। A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered gene or chromosome. मनुष्यों में ऐसे कई डिसऑर्डर्स के उदाहरण हैं जो कि किसी जीन में बदलाव होने की वजह से हुए हैं। Mendelian disorders. Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories: Mendelian disorders and chromosomal disorders. मोटे तौर पर जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स यानी जो डिसऑर्डर्स डीएनए में बदलाव होने की वजह से मनुष्यों में होते हैं उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं: मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमिन्ड बाय द ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किसी एक जीन में बदलाव होने की वजह से हो जाते हैं। These disorders are transmitted to the offsprings on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. जैसा कि हमने मेंडलिज्म या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पीछे पढ़ा कि कैसे करैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स उसी प्रकार पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पहुंच जाते हैं। The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. Pedigree analysis की मदद से हम किसी परिवार में किसी एबनॉर्मेलिटी का इनहेरिटेंस पता कर सकते हैं। यानी अगर हमें किसी परिवार में मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे इनहेरिट हुई है या कैसे ट्रांसफ़र हो रही है इसके बारे में जानना हो तो हम पेडिग्री एनालिसिस करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एटसेट्रा। पेडिग्री एनालिसिस के आम उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया,
कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया आदि हैं। It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. यह बात यहाँ बतानी अत्यंत जरूरी है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। By pedigree analysis, one can easily understood whether the trait in question is dominant or recessive. पेडिग्री एनालिसिस की मदद से हम यह आसानी से जान सकते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर रिसेसिव है या डोमिनेंट। जैसा कि हमने पीछे देखा था, यदि अनअफेक्टेड पेरेंट्स की मेटिंग होने के बाद बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर ना आए तो इसका मतलब है कि जो डिसीज़ है वो डोमिनेंट रही है, क्योंकि पेरेंट्स में करैक्टर जीन था ही नहीं, इसलिए प्रोजनी में करैक्टर नहीं आया। लेकिन यदि अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग अपने बच्चों को डिसऑर्डर देने के काबिल हैं, यानी उनमें छुपा हुआ रिसेसिव जीन था एबनॉर्मेलिटी का, इस वजह से प्रोजनी में एबनॉर्मेलिटी आ गई। Similarly, the trait may also be linked to the X chromosome as in the case of hemophilia. It is evident that the X-linked recessive trait shows the transmission from carrier mother to male progeny. इसी तरह जो करैक्टर है वो X लिंक हो सकता है, जैसे कि हीमोफीलिया में था, या वो ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में हुआ है। ये साबित हो चुका है कि यदि मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड हो, यानी एक्स क्रोमोसोम से लिंक हो और वो रिसेसिव हो, तो इस केस में ज़्यादातर कैरियर फीमेल्स की वजह से ही मेल प्रोजनी को डिसऑर्डर होता है। कैरियर फीमेल का मतलब है कि उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे और दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव था, तो सेग्रीगेशन के समय डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम मेल प्रोजनी में चला गया, और क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए उस मेंडेलियन डिसऑर्डर ने खुद को मेल प्रोजनी में एक्सप्रेस कर दिया। A representative pedigree analysis is shown in 5.14 for dominant and recessive traits. हमने फिगर 1.54 में पेडिग्री एनालिसिस के डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्राइट्स के उदाहरण देख लिए हैं। चलिए अब हम थोड़े से ऑटोसोम एंड सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, it is a sex-linked recessive disorder due to the defect in either red or green cone of eye, resulting in failure to discriminate between red and green color. कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक मतलब कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, एंड रिसेसिव का मतलब है कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी डिसऑर्डर प्रोजनी में शो होगा, लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो प्रोजनी एज अ कैरियर बिहेव करेगी, यानी प्रोजनी को कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में इस डिसऑर्डर को ट्रांसफर कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इसलिए होती है क्योंकि आँख के लाल या हरे कोन में कुछ एबनॉर्मेलिटी, कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य हरे तथा लाल रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता। This defect is due to the mutation in certain genes present in the X chromosome. यह डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में उपस्थित कुछ जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। It occurs in about 8% of males and only about 0.4% of females. मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस होने की प्रोबेबिलिटी 8% है, वहीं फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस होने की प्रोबेबिलिटी 0.4% है।
This is because the genes that lead to red color blindness are on X chromosome. ऐसा इसलिए है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस करने वाले जीन्स X क्रोमोसोम पर होते हैं. Males have only one X chromosome and females have two. जैसा कि हमें पता ही है कि मेल्स में केवल एक X क्रोमोसोम होता है, वहीं फीमेल्स में दो X क्रोमोसोम्स होते हैं. The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind. जो फीमेल कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर है, यानी जिस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्टिव है, उस फीमेल के बेटे के 50% चांस होते हैं कि उसका बेटा कलर ब्लाइंड होगा. The mother is not herself color blind because the gene is recessive. माँ खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी क्योंकि उसमें जो एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस कर सकता है वो रिसेसिव कंडीशन में है, क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम हेल्दी है. सो हेल्दी वाला क्रोमोसोम डोमिनेंट है एंड जो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो कि कलर ब्लाइंडनेस कर सकता है वो रिसेसिव है. इसलिए वो फीमेल एज अ कैरियर बिहेव करेगी, यानी उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे चांस है कि वो अपने संतान में एक्स क्रोमोसोम जो कि कलर ब्लाइंडनेस कर सकता है वो ट्रांसफर करे. दैट मीन्स दैट इट्स अफेक्ट इज सुप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम हेल्दी है एंड उस नॉर्मल जीन ने इस डिफेक्टिव जीन को ओवरपावर कर दिया, यानी इस डिसऑर्डर को दबा दिया. A daughter will not normally be color blind unless her mother is a carrier and her father is a color blind. कोई भी बेटी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती जब तक कि ये कंडीशन ना हो कि उसकी मदर कैरियर हो, यानी उसकी मदर में एक एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम हो एंड एक एक्स डिफेक्टिव क्रोमोसोम हो, और उसके फादर कलर ब्लाइंड हो, यानी उनमें एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो एंड एक वाई क्रोमोसोम हो. तो इस समय प्रोबेबिलिटी बनती है कि दोनों मेल एंड फीमेल दोनों से ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव आ जाए एंड प्रोजनी यानी कि फीमेल प्रोजनी कलर ब्लाइंड हो जाए. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हीमोफीलिया. दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज विच शोज transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. हीमोफीलिया भी एक एक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी इसके जीन भी एक्स क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं और ये रिसेसिव डिजीज है, यानी अगर एक एक्स क्रोमोसोम हेल्दी होगा और एक डिफेक्टिव होगा तो हेल्दी वाला इसे ओवरपावर कर देगा, यानी वो फीमेल एज अ कैरियर बिहेव करेगी. हीमोफीलिया कैरियर मदर से ज़्यादातर मेल प्रोजनी में ही ट्रांसफर होता है, यानी कि कैरियर फीमेल मेल चिल्ड्रन को हीमोफीलिया ट्रांसफर कर सकती है. इन दिस डिसीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. इस बीमारी में क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो थक्का जमता है, जब हमें कोई चोट लगती है तो उसके ऊपर प्लेटलेट्स जल्दी से कवर कर लेते हैं, यानी क्लोटिंग हो जाती है. सो उस क्लोटिंग में ही एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है. हीमोफीलिया होने पर वो प्रोटीन नहीं बनता. ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. इस वजह से जिस पर्सन को हीमोफीलिया हो उसमें एक छोटा सा कट भी लगे तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती. द हेटेरोजाइगस फीमेल यानी कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स. अगर कोई फीमेल हीमोफीलिया के लिए कैरियर है तो वो अपने सन में हीमोफीलिया ट्रांसफर कर सकती है. The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and the father should be
हेमोफिलिक, यानी फीमेल प्रोजनी के हीमोफिलिक होने के चांस काफी कम होते हैं। कोई फीमेल हीमोफिलिक तब होगी जब उसकी मदर हीमोफीलिया की कैरियर होगी एंड उसके फादर हीमोफिलिक होंगे। The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. क्वीन विक्टोरिया की फैमिली की पेडिग्री एनालिसिस पर पता चला कि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स यानी फीमेल प्रोजनी हीमोफीलिया की कैरियर थी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया खुद हीमोफीलिया की कैरियर थी। चलिए अब हम थोड़ा सा सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में देखते हैं। हमारे नॉर्मल जीन में क्या है, GAG-CTC, ये हमारे डीएनए पर कोड है एंड GAG मैसेंजर आरएनए में गया एंड GAG ने ग्लूटामिन अमाइनो एसिड बनाया, जिससे कि हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड चेन बन गई और हमारे आरबीसीज बाइकनकेव्ड शेप के बने, यानी नॉर्मल शेप के। और अगर ए की जगह GTC हो गया, यानी किसी वजह से डीएनए में बदलाव आ गया, तो GUG बनेगा। CAC साइटोसिन, एडेनिन एंड साइटोसिन, सो साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करेगा एंड एडेनिन यूरेसिल के साथ, सो G, यानी अब ए की जगह पे U आ गया, इस वजह से अमाइनो एसिड ग्लूटामिन से वैलिन हो गया। सो अब पेप्टाइड चेन HbS पेप्टाइड चेन बन गई, यानी आरबीसी की शेप बाइकनकेव से बदलकर सिक्कल शेप हो गई। सिक्कल सेल एनीमिया, this is an autosome linked recessive trait that can be transmitted from the parents to offsprings when both the partners are carrier for the disease. सिक्कल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्राइट है। सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोसोम से लिंक्ड ट्राइट है और यह रिसेसिव होने की वजह से माता पिता द्वारा अपनी संतानों में तभी ट्रांसफर हो सकता है जब दोनों पार्टनर्स ही कैरियर हो, यानी दोनों में ही एक एक सिक्कल सेल एनीमिया का जीन प्रेजेंट हो। The disease is controlled by a single pair of alleles HbA and HbS. A and HbS genes sickle cell anemia disease को कंट्रोल करते हैं। Out of the 3 possible genotypes, only homozygous individuals for HbS shows the disease phenotype. इसके 3 possible genotypes बनते हैं। HbA एक हो गया, HbS 2, HbS तो अगर HbS होगा तभी प्रोजनी में सिक्कल सेल एनीमिया दिखेगा। Heterozygous HbA and HbS individuals appear apparently unaffected, but they are carriers of the disease, as in the 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. जीवों का जीनोटाइप HbA and HbS हो, वो सिक्कल सेल एनीमिया के कैरियर्स होते हैं, यानी उनकी 50% संभावना होती है कि वो अपनी प्रोजनी को सिक्कल सेल एनीमिया का ऑटोसोम ट्रांसफर करें। The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. जैसे कि हमने देखा कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। The substitution of the amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG. हमने देखा कि ग्लूटामिक एसिड से वैलिन एसिड कैसे बना, क्योंकि डीएनए में थोड़ा सा बदलाव हो गया था। क्या बदलाव हो गया था? GAG से GUG बन गया था। The mutant hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure. म्यूटेंट हीमोग्लोबिन यानी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से इसकी
आरबीसी की शेप बाइकनकेव से सिक्कल शेप हो जाती है और उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता भी कम हो जाती है। Phenylketonuria. This inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. Phenylketonuria भी ऑटोसोम से रिलेटेड रिसेसिव ट्राइट है। The affected individuals lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine to triosin. हमारे शरीर में फिनाइलएलेनिन से ट्रायोसिन बनता है, लेकिन जिस पर्सन को फिनाइलकीटोन्यूरिया हो उनमें फिनाइलएलेनिन को ट्रायोसिन में बदलने वाला एंजाइम नहीं बनता। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted to phenylpyruvic acid and other derivatives. इस वजह से फिनाइलएलेनिन शरीर में इकट्ठा होता रहता है और फिनाइल पायरुविक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। Accumulation of these in brain results in mental retardation. फिनाइल पायरुविक एसिड की शरीर में या दिमाग में जमा होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन की फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। थैलेसेमिया. This is also an autosome-linked recessive blood disease transmitted from parents to offsprings when both the partners are unaffected carrier for the gene or heterozygous. थैलेसेमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड यानी ऑटोसोम से लिंक रिसेसिव डिसीज है। ये भी ब्लड से रिलेटेड डिसीज है और यह माता पिता से बच्चों में तभी जाएगी जब दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे, यानी दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in a reduced rate of synthesis of one of the globin chain alpha and beta chains that make up the hemoglobin. यह डिफेक्ट दो कारणों से हो सकता है, या तो जीन में म्यूटेशन हो जाए या जीन में डिलीशन हो जाए। इस वजह से थैलेसेमिया हो सकता है, जिसके कारण अंत में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन तथा अल्फा चेन नहीं बन पाती। थैलेसेमिया जीन में म्यूटेशन या डिलीशन होने की वजह से होता है। म्यूटेशन का मतलब है कि जीन बदल गया है एंड डिलीशन का मतलब है कि जीन लॉस्ट हो गया है। दोनों ही कंडीशन में हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन तथा बीटा चेन कम बनती हैं। This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting in anemia, which is characteristics of this disease. अल्फा तथा बीटा चेन कम बनने की वजह से अनीमिया हो सकता है क्योंकि उस पर्सन में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल। थैलेसेमिया can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन का प्रोडक्शन कम हुआ है, इस आधार पर हम थैलेसेमिया को दो भागों में बांट सकते हैं। इन अल्फा थैलेसेमिया production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia production of beta globin chain is affected. अल्फा थैलासेमिया में अल्फा चेन की प्रोडक्शन कम होती है और बीटा थैलासेमिया में बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होती है। अल्फा थैलासेमिया is controlled by two closely linked genes HbA1 and HbA2 on the chromosome 16 of each parent, and it is observed due to the mutation or deletion of one or more of the four genes. अल्फा थैलासीमिया दो जीन्स कंट्रोल करते हैं HbA1 एंड HbA2 जो कि क्रोमोसोम 16 पर पाए जाते हैं। अल्फा थैलासेमिया तब होता है जब इन जीन्स में से कोई जीन म्यूटेंट हो जाए, बदल जाए या डिलीट हो जाए।
द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। जितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतना कम ग्लोबिन प्रोड्यूस होगा। While beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on the chromosome 11 of each parent and occur due to the mutation of one or both the genes. बीटा थैलेसीमिया एक ही जीन HBB कंट्रोल करता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। यदि पेरेंट में से किसी एक पेरेंट के जीन में भी डिफेक्ट है तो भी ये एक्सप्रेस हो सकता है। Thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional globin. Thalassemia sickle cell anemia से भिन्न है। थैलेसेमिया में क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी इसमें आरबीसी कम बनते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन कम बनता है, जबकि सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन तो काफी बनता है लेकिन हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। इसके साथ ही हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का टॉपिक फिनिश होता है। लेकिन लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।